वेलकम बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। टॉपिक हमारे पास अभी भी सेम है जो इसके पहले हमारे पास था मैट्रिसेस, उसी की कंटिन्यूएशन में हमारे पास ये टॉपिक है। इससे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स का वीडियो था उसमें हमने एग्जैक्टली क्या क्या कवर किया था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या, उसका अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स के अंदर में जो चीजें लिखी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या चीज होती है, ऑर्डर के बेसिस के ऊपर में मैट्रिक्स हमारे पास अलग अलग टाइप से कैटेगराइज किए थे। हमारे पास रॉ मैट्रिक्स, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमारे पास और भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हमने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या, मैट्रिक्स का एडिशन, फिर हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। आज वाले वीडियो में हमें उसके आगे का काम कंप्लीट करना है। आगे का काम हमारे पास क्या है, सीधा हम पहुंचते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं क्या, फॉर्मेशन। हम देखते हैं कि एग्जैक्टली मैट्रिसेस की फॉर्मेशन कैसे होती है। कई बार क्या होता है कि जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो उसकी एलिमेंटल पोजीशन होती है, उसकी बेसिस के ऊपर में हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फॉर्म करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है 2/3 का, एक मैट्रिक्स ए फॉर्म करना है 2/3 का, वेयर aij का मतलब क्या हुआ, आई रो एंड जे कॉलम इज इक्वल्स टू में आई प्लस जे अपॉन में 2। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, जो ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 2/3 ऑर्डर का। पहला हमारे पास रॉ है, दूसरा हमारे पास कॉलम है। कैसे करते हैं जरा हम देख लेते हैं। पहले यहां पे हम निकालेंगे एलिमेंट्स। तो पहले हमारे पास क्या आएगा, a11, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, हम दोनों यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1 + 1 अपॉन में 2, दैट इज 2 अपॉन में 2, दैट इज 1। तो जो a11 एलिमेंट है वो आपका कितना आ गया 1। अब जरा हम निकाल लेते हैं a12। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने 1 2 क्यों लिया, आपने 2 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहली वाली रॉ उठाएंगे और हम तीनों कॉलम को विजिट कराएंगे। जो ऑर्डर होता है वो होता है रॉ इनटू में कॉलम। तो पहले हम फर्स्ट वाला अगर हमने उठा लिया, फर्स्ट रॉ की हमने बात की, पहले रॉ के बाद जितने भी कॉलम्स आएंगे वो सारे के सारे हम कॉलम्स को कंप्लीट करेंगे। अब i की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1 और j की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2। तो ये आपका आएगा 1 + 2 अपॉन में 2, दैट इज 3 अपॉन में 2, दैट इज हमारे पास यही सेम टू सेम, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब जरा हम निकाल लेते हैं, अभी ये वही रहेगा 1, अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि हमारे पास कॉलम कहां तक जा रहा है 3 तक। अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3 अपॉन में 2, दैट इज 4 अपॉन में 2, और दैट इज कितना हमारे पास 2। a11 a12 a13 आपने रो 1 के तीनों एलिमेंट्स निकाल लिए। अब यही काम आपको करना है किसके साथ, रो 2 के साथ। a21 तो 2 + 1 अपॉन में 2, दैट इज 3 अपॉन में 2। फिर हमने निकाला a22, जैसा कि आपने यहां पे देखा कि 1 2 3 तीनों जाएंगे, एग्जैक्टली वही काम होगा 1 2, अब इसके बाद हम किस पे जाएंगे 3 पे। अब ये आपका कितना हो जाएगा 2 + 2 अपॉन में 2, दैट इज 4 अपॉन में 2, दैट इज 2। अब हम जाते हैं a23 पर, तो 2 + 3 अपॉन में 2, दैट इज 5 अपॉन में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2 × 3 कितना होता है 6, 6 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे r की वैल्यू जो रो है वो 2 है, तो r की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 1 हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स A, तो आपके पास कितना आएगा a11 a12 a13 a21 a22 और a हमारे पास कितना 2 3। अब जरा इसको हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। ये हमारे पास कितना आएगा 1 1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2, और 1 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। फिर हम जाएंगे 2 1 पे, पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी रो पे जाएंगे तो कितना आपके पास आ गया 3 अपॉन में 2, फिर हमारे पास 2, फिर आपके पास कितना 5 अपॉन में 2। ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑन द गिवन बेसिस ऑफ द कंडीशन। जो ये कंडीशन हमारे पास गिवन होती है
इस आई और जे की रिस्पेक्टिव पोजीशन के बेसिस के हिसाब से हम निकालते हैं एलिमेंट्स की रिस्पेक्टिव वैल्यूज, और वो वैल्यूज वापस हम पुट कर देते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर में। ठीक, ये हमारे पास थी पहली चीज जो हमने उस पिछले वाले टॉपिक से आगे कंटिन्यूएशन में करना है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन में आई में आ रहा है, प्लीज आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, नोट डाउन करना है तो आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हमारे पास है फॉर्मेशन के बाद, वो आपके पास आती है इक्वालिटी। फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो हमारे पास आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने मैट्रिसेस को ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था तो वहां पे हमने एक चीज डिस्कस की थी कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम केवल तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो या फिर दोनों मैट्रिक्स के हमारे पास लाइक्स। एग्जैक्टली वही हमारे पास है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी वो हमारे पास लाइक मैट्रिक्स होने कंपल्सरी है। इसका मतलब उसका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमारे पास सेम टू सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए 2 into में 3 का, ये इक्वल होगा किसी भी मैट्रिक्स के साथ तो उसका ऑर्डर हमारे पास 2 into 3 ही होना चाहिए, 3 into में 2 नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट 6 यहां भी आएंगे, 3 into 2 करूंगा 6 यहां भी आएंगे, पर वो 3 into में 2 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमारे पास? क्योंकि जो इसका ऑर्डर है एग्जैक्टली वही ऑर्डर उसका होना हमारे पास कंपल्सरी है। जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर हमारे पास क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, तो हम रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को कर लेते हैं कंपेयर। कैसे करते हैं जरा देखेंगे। एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है x + 5 3 y - 7 और 5। ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है एक दूसरे मैट्रिक्स के, किसका मतलब है 7, यहाँ पर दे रखा है w + 3 और यहाँ पर दे रखा है 4 और यहाँ पर दे रखा है z - 7। इसके इक्वल है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ मैट्रिसेस आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, w एंड z। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है 2, 2 into में 2, इसका भी कितना आपके पास है 2 into में 2। क्योंकि दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को, ये आपके पास 1 1 पोजीशन पे है, ये भी आपके पास कितना है 1 1 पे है, इसका मतलब x + 5 will be equals to 7 which implies x is equals to 7 minus का 5 which implies x is equals to 2। सेम टू सेम काम करेंगे हम, यहां पे जाएंगे, ये 2 1 पे है, ये 2 1 पे है, दैट इज y - का 7 equals to 4, y is equals to हमारा कितना 4 + का 7, y is equals to 11। देन हम जाएंगे यहाँ पे 1 2 और ये 1 2, दैट इज w + 3 is equals to कितना हमारे पास 3, w is equals to 3 - 3 which means w equals to 0। लास्ट हमारे पास क्या होता है z - 7, 2 2 2 2, ये आपके पास कितना आएगा इज इक्वल्स टू में 5, z इज इक्वल्स टू में 5 + 7, देन z इक्वल्स टू में 12। ये हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर का क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में आ जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी हमारे पास आ जाते हैं, इंटरनल एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के हैं तभी हम रिस्पेक्टिव एलिमेंट को कंपेयर करते हैं या फिर कंपेयर करके इक्वल रख सकते हैं अगर उसका ऑर्डर हमारे पास सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 1 के साथ और 2 हमारे पास 2 के साथ। जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की पोजीशन है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की पोजीशन को हम कर देंगे कंपेयर, वहां से हमारे पास क्या निकल जाएगी इक्वालिटी। फॉर्मेशन हमारे पास मैट्रिसेस हो गया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गई। अब क्या डिस्कस करना है, अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट जो था मैट्रिक्स फॉर्मेशन का वो कर लिया आपने, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने कर लिया उसका क्या हमारे पास इक्वालिटी। अब जो कॉन्सेप्ट है थर्ड वो हमारे पास क्या है ट्रांसपोज। अब जरा देखते हैं कि ये ट्रांसपोज बेसिकली है क्या।
जैसा कि इसका नाम बता रहा है, हमें ट्रांस करना है उसकी पोजीशन को चेंज करना है। ट्रांस दैट मीन्स चेंज करना है उसकी पोजीशन को, किसी भी हमारे पास मैट्रिक्स की रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करना है। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स 2 into में 3 का है, इसका ट्रांसपोज जो होता है उसको हम A डैश या फिर AT से दिखाते हैं। ये हमारे पास आएगा, मान लिया जो करने के बाद आया, ट्रांसपोज करने के बाद जो आया उसको हमने B से लिखा, तो B का जो ऑर्डर आएगा वो आपका हो जाएगा 3 into में 2। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए कहते हैं तो बेसिकली एक ही चीज को ध्यान में रखना होता है कि जो पहले रॉ हमारे पास था अब वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा हमारे पास कॉलम। मतलब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी अब वो क्या बन जाएगी वर्टिकल लाइन। मतलब यहां से पहले हमारे पास कितना था, 1 2 लाइनें थी, अब जब उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो वर्टिकल लाइन पास कितनी हो जाएगी 2। बस इसी चीज का आपको ध्यान में रखना होता है और कोई हमारे पास अलग सी चीज नहीं है। केवल और केवल हमारे पास क्या करना है, रिस्पेक्टिव रॉस एंड रिस्पेक्टिव कॉलम को हमें करना है कन्वर्ट एक्सचेंज। कैसे करना है जरा देखते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 5 2 7 9, इसका ऑर्डर कितनी है 2 into में 3। जब मैंने यहां पे निकाला A ट्रांसपोज तो जो इसका रॉ था वो किस में चला जाएगा हमारे पास कॉलम में। अभी ये रॉ है 1 3, तो आप कितना हो जाएगा 1 3 5। जो ये पूरी की पूरी रॉ है ये आपस क्या जाएगी नीचे, और जो दूसरा कॉलम हमारे पास है 2 7 9, जो दूसरा रॉ है ये बन जाएगा दूसरा कॉलम, जो पहला हमारे पास रॉ है वो क्या बन जाएगा आपका पहला कॉलम। अब हमारे पास इसका ऑर्डर हम देखेंगे 1 2 and 3, ये आपका कितना होगा 3 2। जब हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो रिस्पेक्टिव हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होती है उसके इनवर्ट के साथ। दूसरी चीज क्या होती है कि जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम टू सेम रहते हैं, उसमें हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, अब जरा एक चीज और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि जब हम बात करते हैं ट्रांसपोज की स्क्वायर मैट्रिक्स अंदर में, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं सेम टू सेम होते हैं। तो जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं ट्रांसपोज, तो जो उसका डायगोनल होता है, जो उसका हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमारे पास रिमेन सेम रहता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम टू सेम रहता है। जरा फटाफट एक दिखा देता हूं एग्जांपल, 1 7 4 2 3 8 1 8 5। ये हमारे पास क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों का ऑर्डर हमारे पास जो नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम सेम टू सेम है, ट्रांसपोज करेंगे तब भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैंने मान लिया मैट्रिक्स A था, जब मैंने निकाला A ट्रांसपोज तो उसका ऑर्डर भी आपके पास वही रहेगा, कितना हमारे पास 3 into में 3। अब जो हमारे पास ये था आपका हो जाएगा 1 7 4, ये हो जाएगा 2 3 8, ये हो जाएगा 1 8 5। यहां पे डायगोनल हमारे पास कितना था 1 3 5। बाद में हमारे पास डायगोनल कितना आया है 1 3 5। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास अनचेंज रहते हैं, उसके ऊपर में कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ता। अब जो ये टॉपिक हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, इसका एक एप्लीकेशन पार्ट है। एप्लीकेशन पार्ट क्या है जरा ध्यान, अब जरा हम देख लेते हैं इस ट्रांसपोज का एप्लीकेशन पार्ट क्या है। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत आसान है। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, हमने इसका किया है ट्रांसपोज, फिर हमने इसको दोबारा से ट्रांसपोज कर दिया तो सेम टू सेम हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, उसकी ट्रांसपोज से हमने मल्टीप्लाई किया किसी स्केलर नंबर को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा k into में 8 है उसके ट्रांसपोज का टाइम्स। दैट मींस ट्रांसपोज करने के बाद करो या उसके पहले कर दो, उससे कोई हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई से भी दो मैट्रिक्स है एडिशन में है, उसका हमने ट्रांसपोज किया, तो आप चाहे दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज करो या दोनों को ट्रांसपोज करके ऐड करो, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्टिंग के ऊपर में। और जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है कि अगर कोई से भी दो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई में है
हमने इसका ट्रांसपोज किया तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज आएगा। क्यों हमारे पास चेंज आएगा? क्योंकि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर चेंज होता है, तो ऑर्डर चेंज करने के अकॉर्डिंग में यहां पे भी हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? अभी हम जब करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो वहां पे मैं दोबारा से इस चीज को डिस्कस करूंगा, क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास इसके ऑर्डर चेंज करने से। अब प्रॉपर्टीज के बाद, ये प्रॉपर्टीज किसका था? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, जिसके ऊपर में ये मान के चलो आप कि तकरीबन 80 to 90% चांसेस होता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। वो हमारे पास है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये है क्या चीज? अगर आपको मालूम हो या फिर बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया हो या फिर पिक्चर्स आपने देखी हो, तो आप क्या देखते हैं कि जैसे हमारे पास ताजमहल हुआ, जो फोटोग्राफर्स हैं, ताजमहल हुआ या फिर हमारे पास हुमायूं टॉम हुआ या फिर ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे खड़े होकर हमारे पास उसकी पिक्चर लेते हैं और हमें वो लगता है कि जैसे दोनों साइड सेम टू सेम चीज है। दोनों साइड की जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है या फिर हमारे पास पोजीशंस है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, वो हमारे पास क्या इक्वल दिखती है, सेम टू सेम दिखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। भले आपने चेंज कर दिया, आपने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, पर आपने इतने अच्छे ढंग से उसकी पिक्चर ली कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन है वो हमारे पास रिमेन सेम हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। बहुत ही सिमेट्रिकल है। हम घर में जाएं, अगर दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ हमारे पास क्या रूम्स लेफ्ट में है, इक्वल नंबर ऑफ रूम्स राइट साइड में है, रूम्स के अंदर में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो सेम टू सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे? ये बहुत ही सिमेट्रिकल है। एग्जैक्टली वही काम हमारे पास यहाँ पे है कि अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए बी और सी, ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, जब मैं इसका करूंगा ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो अभी भी हमारे पास क्या वो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मैट्रिक्स लिया ए बी और सी, आपने इसका ट्रांसपोज किया तो ये ए बी यहां पे आ जाएगा, ये और बी ए सी यहां पे आ जाएगा, कोई फर्क पड़ा? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स हमारे पास सेम टू सेम रहे। अब एक चीज आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में जाने से पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है, ये केवल और केवल हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में ये हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट नहीं आता। एक मैट्रिक्स जिसका आपने किया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स पहले था सेम टू सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स था हमारे पास, मान लिया 2 माइनस का 3 और हमारे पास 5, इस मैट्रिक्स का जब आपने किया हमारे पास क्या ट्रांसपोज, तो आपके पास कितना आएगा? 2 हमारे पास 3 माइनस का 3 और 5। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने के बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये तो हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं बस उसका चेंज हो जाए क्या? साइन। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको आपने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास आए थे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का बस चेंज हो जाए क्या? साइन। डायगोनल एलिमेंट्स ऑब्वियसली बात है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रहते हैं सेम। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आए उसके हमारे पास बस केवल साइन चेंज हो जाए, एलिमेंट्स तो वही रहे, बस केवल साइन का फर्क पड़ जाए। पहले यहां माइनस था तो आपकी बार यहां पे माइनस का हो गया, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज करने के बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रहे तो सेम, बस उनके सामने का जो साइन कन्वेंशन है वो चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ए को ट्रांसपोज किया, दोबारा से ए आ गया, तो ये हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आपने ए को ट्रांसपोज किया, आपकी बार माइनस का ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। किसी एक मैट्रिक्स को हमने क्या किया? ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किया, सेम टू मिला, पर साइन का हमारे पास फर्क पड़ गया किसमें? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज का आप ध्यान रखें।
अब हमारे पास एक चीज आती है कि सर हमारे पास साइन आपने केवल नॉन डायगोनल का किया, हमारे पास ये क्या था, ये एक केवल एग्जांपल है। और आपको एक चीज बता दूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर में जो डायगोनल होता है हमेशा वो होता है 0। ये जस्ट फॉर एक एग्जांपल के लिए था हमारे पास। जब एग्जैक्टली मैं लूंगा प्रॉपर क्वेश्चन तो वहां पे क्या आपके पास आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा होते हैं 0। रीजन उसका क्या है कि जब साइन हमारे पास चेंज होगा, माइनस का साइन लगने का मतलब क्या हुआ कि सबका साइन चेंज होना चाहिए। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि पूरे मैट्रिक्स का माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी एलिमेंट्स हमारे पास क्या अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब नेगेटिव होंगे। इसलिए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर में जो हमारे पास अगर 2 3 माइनस का 3 और 0 है, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि साइन जब चेंज करेंगे हमारे पास तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 0 है, इसका साइन के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रख लें कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है तो उसके स्क्यू सिमेट्रिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है तो उसके स्क्यू सिमेट्रिक होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ट्रांसपोज उसका एप्लीकेशन हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मिनिमम 4 मार्क्स मैक्सिमम 6 मार्क्स, वो क्या होता है वो देख लेते हैं जरा। क्योंकि वही जनरली हमारे पास क्वेश्चन में जो सेक्शन हमारे पास डी है या फिर सेक्शन हमारे पास सी, अब तो जो हमारा जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से सी और डी हमारे पास 4 सेक्शन हो गए हैं, तो सेक्शन सी और डी के अंदर में वो क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे होते हैं। क्या होते हैं जरा वो ध्यान से देखें। प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स प्लस इसका ट्रांसपोज जो आएगा हमेशा ये आपके पास आएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स और जो इसके ट्रांसपोज का डिफरेंस है ये हमेशा आपके पास आएगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज से आपने उसको ऐड किया तो जो हमारे पास आएगा वो सिमेट्रिक आएगा। एक मैट्रिक्स और उसको सब्ट्रैक्ट किया आपने उसके ट्रांसपोज से, हमेशा क्या निकल के आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान हमेशा ये रखना है कि केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक या ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज आती है। ट्रांसपोज हमारे पास नॉन स्क्वायर का भी हम कर सकते हैं, पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज केवल और केवल हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में आती है। अब जरा इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। कोई मैट्रिक्स मैं उठा लेता हूं A 2 3 4 5, 2 by 2 का है। इसका जरा मैं कर देता हूं ट्रांसपोज, तो 2 3 4 5, ठीक है। अब जरा हम ऐड कर लेते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, 2 and 2 हमारे पास कितना 4, 3 और कितना हमारे पास 7, 4 और 3 हमारे पास कितना 7, और ये हमारे पास कितना 10। अब जरा इसका कर दो आप ट्रांसपोज। अगर मान लिया इसके सम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, B से, तो जो B का ट्रांसपोज है वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 4 7 7 और 10। क्या कोई चेंज आया इन दोनों में? इनमें हमारे पास कोई चेंज आया? बिल्कुल नहीं, अभी भी 4 7 7 10 है, अभी भी 4 7 7 10 है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसके ट्रांसपोज को आप उसके साथ ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमेशा वो निकल के आएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जरा इसकी वाली प्रॉपर्टी भी आपको दिखा देते हैं। ये हमने ट्रांसपोज किया है, इसका डिफरेंस मैं लिख देता हूं। यहां पे मैंने लिखा A माइनस का A डैश या फिर A ट्रांसपोज। यहां पे आपके पास कितना आएगा, 2 माइनस का 2 कितना हमारे पास 0, 3 माइनस का 4 कितना हमारे पास माइनस का 1, 4 माइनस का 3 हमारे पास कितना 1, और 5 माइनस 5 कितना हमारे पास 0। अब अगर ध्यान से आपने सुना हो, इससे पहले जो मैंने कहा था कि जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसका डायगोनल हमेशा 0 होता है। अब इसके डायगोनल 0 है, स्क्यू सिमेट्रिक होने के चांसेस इसके ज्यादा हो गए। अब जरा हमारे पास जो आया है, मान लिया इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, मैट्रिक्स सी से। अब जरा मैं सी का निकाल लेता हूं ट्रांसपोज, तो कितना आपका आएगा 0 माइनस का 1 1 और 0। क्या ये सी के माइनस साइन के इक्वल है? जो इसका ट्रांसपोज आया है क्या ये सी के माइनस साइन के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि 0 का साइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब साइन लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो C का ट्रांसपोज है ये माइनस ऑफ C के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब वो ये हो गया कि जो मैट्रिक्स सी है ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक आता है, उस मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या निकल के आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होती है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो मिनिमम हमारे पास 4 मार्क्स और मैक्सिमम 6 मार्क्स के ऊपर में क्वेश्चन में पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है वो जरा समझ लें। क्या पूछा जाता है, जो आपने अभी ये दिखाया है, ये हमारे पास 3x3 के मैट्रिक्स के लिए आपको सारे काम करना है। क्वेश्चन क्या आता है, आपके पास एक कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, स्टेटमेंट क्या आएगी, शो दैट द गिवन मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Show that the given matrix can be represented in the form of sum of symmetric and skew symmetric matrix। पहले मैं उसका दिखा दूंगा प्रूफ, फिर मैं कराऊंगा क्या उसका क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखें क्या करना होता है। मैं 2x2 का ही मैट्रिक्स लेके आपको दिखाता हूं। 3x3 का मैट्रिक्स अगर लूंगा तो हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ने का आसान है, लेकिन फिर भी चलो मैं ले लेता हूं 3x3 का कोई मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे एक हमने मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 2 4 7 3 2 8। इसका हमने निकाल लिया यहाँ पे क्या, ए ट्रांसपोज। जब मैंने इस मैट्रिक्स का निकाला ट्रांसपोज, तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का डायगोनल हमारे पास सेम रहेगा, बस रॉ कन्वर्ट हो जाएगी तो हो जाएगा 1 2 3 2 4 7 और 3 2 8। जरा डायगोनल देखो हमारे पास सेम टू सेम है, 1 4 8 डायगोनल क्या सेम है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स। अब जरा हम निकाल लेते हैं क्या, सम। अब हम निकाल लेते हैं a प्लस ए डैश। क्या निकल के आएगा हमारे पास, ध्यान से करेंगे इसको। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 हमारे पास कितना 6, 2 और 2 हमारे पास कितना 4, 4 और 4 हमारे पास कितना 8, 7 और 2 कितना हमारे पास 9, 2 और 3 हमारे पास 3 और 3 कितना हमारे पास 6, 2 और 7 कितना हमारे पास 9, 8 और 8 हमारे पास कितना 16। अब एक बार निकाल लेते हैं हम जरा इसी का डिफरेंस, मतलब a माइनस का a ट्रांसपोज। 1 माइनस का 1 0, 2 माइनस का 2 0, 3 माइनस का 3 0, देन हमारे पास 2 माइनस का 2 0, 4 माइनस का 4 0, 7 माइनस का 2 5, 3 माइनस का 3 0, 2 माइनस का 7 माइनस का 5, 8 माइनस का 8 हमारे पास कितना 0। ठीक है, आपने मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज किया, उसका सम निकाला, उसका डिफरेंस निकाला। अब जरा हम सम को चेक करते हैं क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 2 4 6, 2 4 6, 8 9 9 16। जब इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट की पोजीशन में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपका क्या है 0 है, और बाकी सारे भी एलिमेंट 0 है, बस जो 2 एलिमेंट हैं उसके साइन में हमारे पास फर्क है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब जब मैं a प्लस ए डैश, मतलब जो सम ऑफ क्या आया है सिमेट्रिक, और जो हमारे पास a माइनस ए डैश है, इसको हम ऐड करेंगे और 2 से करेंगे डिवाइड, तो आपका मिल जाएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स। चेक कर लेते हैं जरा फटाफट। इसको ऐड करेंगे 2 4 6 4 8 14, यहां पे कितना पास आएगा 6 9, और यहाँ पास कितना आएगा ये 4, और यहाँ पे पास कितना आएगा ये 16। ये जो आया है आपका सम, जरा इस सम को आप कर लो 2 से डिवाइड। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 2 3, ये हो जाएगा 4 7, ये हो जाएगा 2 और 8। और जरा चेक करना क्या ये हमारे पास यही मैट्रिक्स है, चेक कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3 2 4 7 2 4 7 3 2 8 3 2 8। मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 ऑफ सम ऑफ इट्स सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक।
any matrix can be represented in the form of sum of symmetric and symmetric matrices. ठीक है, अब ये वाला जो चीज मैंने लिखा है मैं आपको दिखाता हूं इसका प्रूफ कि ये हमारे पास होता कैसे है। ध्यान से देखेंगे, ये आपको मैंने प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू दिखा दिया। अब जरा हम देख लेते हैं वो जो चीज है उसका प्रूफ देख लेते हैं। जनरली प्रूफ तो कभी आता नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली है क्या चीज। प्रूफ तो पूछे नहीं जाते हमारे पास, लेकिन अगर आप पहचान मतलब उसको जानते रहेंगे, कभी गलती से मान लो आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं हुई। देखते जरा हमारे पास क्या है। हमारे पास ए है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 को मैंने रखा बाहर, इसको मैंने क्या लिखा हमारे पास 2a। 1/2 को रखा बाहर, इसको मैंने क्या लिखा a प्लस a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या 1/2 यहां पे बाहर, a इसके साथ मैंने एक बार ट्रांसपोज ऐड कर दिया और फिर हमारे पास जो a था इसके साथ मैंने एक बार ट्रांसपोज कर दिया क्या पास माइनस। सेम टू सेम चीज आपने एक बार ऐड की और एक बार सब्ट्रैक्ट की, रियल कोई हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास आया वो क्या हो गया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों के सम के फॉर्म में आपने इस मैट्रिक्स को कर दिया रिप्रेजेंट। किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ये है उसका हमारे पास प्रूफ। बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। आपने कर लिया फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, आपने कर लिया हमारे पास क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, फिर आपने कर लिया उसका ट्रांसपोज, फिर हमने कर लिया क्या उस ट्रांसपोज का एक एप्लीकेशन है। अब जो हमारे पास आता है दो इंपॉर्टेंट चीज, फटाफट वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स टॉपिक हो जाएगा ओवर। क्या हमारे पास करना है, हमारे पास दो चीजें और हैं, एक हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन और एक हमारे पास क्या है डिवीजन। जरा हम पहुंचते हैं पहले मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, ध्यान से देखते हैं। मैट्रिसेस को हम करते हैं मल्टीप्लाई। जब आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो चेक करते हैं उसका ऑर्डर, क्या दोनों सेम टू सेम है, क्या दोनों लाइक है। एग्जैक्टली वही काम आपको यहां पे करना है, पर यहां पे डिफरेंट चीज चेक करनी है। मैट्रिक्स के एडिशन के अंदर में लाइक्स होना जरूरी है, पर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के अंदर में कुछ डिफरेंट कंडीशन है। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 into में 3 का, तो आप जब इसको किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई बी, तो जो पहले वाले का हमारे पास क्या है कॉलम, दूसरे वाले के रॉ के हमारे पास क्या होना चाहिए, चाहे ये 3 into 1 का हो, चाहे ये 3 into 2 का हो, चाहे ये 3 into 3 का हो, तीनों ही कंडीशन में आप इसके साथ कर सकते हैं मल्टीप्लाई। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स जिसको आपने, अगर आपने लिखा है a into में b, तो इसका कॉलम हमारे पास जो है वो b के हमारे पास रॉ के इक्वल होना चाहिए, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अदरवाइज आप दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये केस रिवर्स हो जाए, b into में हो जाए, तो b का जो हमारे पास रॉ है वो a के आपस क्या कॉलम के इक्वल होना चाहिए। जिस भी ऑर्डर में मैट्रिक्स रखा है एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में आपको इसका रो और कॉलम चेंज करना है। इस वाले का पहले वाले का हमारे पास क्या कॉलम और दूसरे वाले का रो हमारे पास आपको अगर इक्वल है हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। जब मैंने वहां प्रॉपर्टीज आपको बताई थी ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, वो इसीलिए बताई थी अगर मान लिया हमारे पास जैसे यही सेम टू सेम की हम बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे a इंटू में b तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, क्या b इंटू में a एग्जिस्ट करता है, जरा चेक करिए। b इंटू में a का मतलब कितना हुआ कि 3 इंटू में 1, इसको हमें चेक करना है 2 इंटू में 3, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। अब जरा ट्रांसपोज कर दो उसको। जब हमने उसको ट्रांसपोज कर दिया तो हो गया 1 इंटू में 3, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया कितना हो गया 3 इंटू में 2। a को हमने ट्रांसपोज किया तो 3 इंटू में 2 हो गया, b को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो 1 इंटू में 3। अब देखो एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, एग्जैक्टली वही रीजन है। यहां से जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आएगा, जो हमारे पास इसको निकालने के बाद बचा, इसको निकालने के बाद क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 1।
यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आएगा, जो हमारा बचेगा। जब आपने क्या किया, दो पर्टिकुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए चेक किया, तो मल्टीप्लाई करने के लिए चेक करने के लिए पहले वाले का कॉलम दूसरे के रॉ के इक्वल होना चाहिए, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ऑर्डर मैट्रिक्स, उसका क्या होगा, जो बचे हुए हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, पहले वाले का रॉ और दूसरे वाले का क्या हमारे पास कॉलम। जरा इसका देख लो एग्जाम्पल, बहुत ही जो हमने ऑर्डर ले रखा है इसी ऑर्डर में मैं देख लेता हूं एग्जैक्टली सेम टू सेम। 3 और 1 और 2 और 3 का ये आपके पास कितना है, 2 इंटू में 3 है, 1 2 माइनस का 1 3 2 5, 2 इंटू में 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 1 के साथ, इसको मैंने सिंपली ले लिया कितना 1 2 3, 1 2 3, 3 हमारे पास रॉ है और एक हमारे पास क्या है कॉलम। अब जरा इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करना होता है। मैट्रिक्स को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाली एक रॉ जाती है कॉलम के साथ, ये होता है उसका ऑर्डर करने का सीक्वेंस। पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो जाएगा फर्स्ट के साथ, प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट जाएगा हमारे पास दूसरे के साथ, और तीसरा एलिमेंट जाएगा पास किसके साथ, प्लस के साथ, -1 इंटू में कितना प्लस 3। अब अगर यहां पे कोई दूसरा कॉलम होता तो यही सेम टू सेम प्रोसेस हम दूसरे कॉलम के साथ करते। कोई तीसरा कॉलम होता तो सेम टू सेम पहली रॉ तीसरे कॉलम के साथ जाती। जब तक कि पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई ना हो जाए तब तक हमारे फर्स्ट रॉ ही रहेगी। अब फर्स्ट रॉ हमारे पास पूरे कॉलम के साथ हो गया, अब हम जाएंगे सेकेंड रॉ के पास और यही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि आपके पास आएगा 3 इंटू 1 प्लस कितना हमारे पास 2 इंटू में 2 प्लस कितना हमारे पास 5 इंटू में 3। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस 4 माइनस का 3, यहां से आपके पास कितना आएगा ये 3 प्लस 4 प्लस 15, आंसर आपके पास कितना है, यहां से आपके पास 2 और यहां से आपके पास कितना है हमारे पास 22। आपके पास क्या निकल के आया हमारे पास 2 इंटू में 1 का निकल के आया एक मैट्रिक्स। जरा देखो हमारे पास क्या बचा था यहाँ पे 2 इंटू में 1। जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो हमें ध्यान रखना होता है पहले वाले का कॉलम दूसरे के रॉ के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो हमारे पास पहले का जो रॉ बचा है और दूसरे का कॉलम बचा है उसी के ऑर्डर में आएगा। ये होता है आपके पास चेक करने का अपना आंसर तरीका। दूसरी चीज होती है कि कई बार एमसीक्यू में ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ए जो P इंटू में Q ऑर्डर का है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया एक मैट्रिक्स हमारे पास जिसका ऑर्डर हमारे पास है Q इंटू में 3, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा हमारे पास उसका ऑर्डर क्या होगा, जो आंसर आएगा, तो आंसर का हमारे पास कितना आएगा P इंटू में 3। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी लास्ट चीज है, आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, जो लास्ट चीज है वो हमारे पास है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम करते हैं मैट्रिक्स का, वो हम करते हैं उसका इनवर्स निकालने के लिए। डिटरमिनेंट के अंदर में जाएंगे तो वहां पे हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से मैट्रिक्स निकालने के लिए आएगा, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। लेकिन यहां पे हमें मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है उसका इनवर्स। क्या हमारे पास है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री हमारे पास ऑपरेशंस। ये यूज किया जाता है इनवर्स निकालने के लिए। अब इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। बेसिकली जो इनवर्स है वही आपका डिवीजन है। जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि ए अपॉन में बी लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो b है ये नीचे हमारे पास है, जो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पावर माइनस का 1, और इसी को हम क्या बोलते हैं इनवर्स। जो नीचे चीज होती है ऊपर आती है क्या हो जाती है माइनस की, और इसी माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना है, एलिमेंट्री जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं वो 4 ही होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उन्हीं चारों ऑपरेशंस को यूज करके आपको निकालना है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स। जरा देखते हैं फटाफट क्या हमारे पास है। एक ले लिया हमने मैट्रिक्स 1 5 3 और 2, इस मैट्रिक्स का आपको निकालना है इनवर्स।
यहां पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है कि a इज इक्वल्स टू में a इंटू में आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम वही आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। अब एक चीज आपको और बता दूं कि यहां पे अगर मैं a इंटू में a इनवर्स करूंगा तो आपके पास क्या निकल के आएगा, i। ये कैसे आया, इसको मैं यहां पे लेके आऊंगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाले को ऊपर ले जाता है, क्या होता है पावर प्लस माइनस का। अब आपको यही काम करना है, इसी का यूज करना है आपको। मतलब क्या कि अगर मैं ये लेके चलूं a इज इक्वल टू में a इंटू में i लेके चलूं और किसी तरीके से मैं यहां पे i ले आ जाऊं, जो ऑपरेशंस एलिमेंट्री ऑपरेशंस मुझे करने हैं, यही ऑपरेशंस करते हुए मैं यहां पे i लेके आ जाऊं तो उस साइड जो उस समय जो हमारे पास a के साथ बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका इनवर्स ही होगा। ठीक है ना, यही काम करते हैं। तो ये आपके पास कितना हो गया, 1 5 3 और 2 इज इक्वल्स टू a को एज इट इज रखना है और 1 0 0 1। क्योंकि ये 2/2 का है तो जो यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा वो उसी ऑर्डर का हमारे पास आएगा। जो ऑपरेशंस आप यहाँ पे करेंगे वही ऑपरेशन आपको करना है किसके साथ, इस आइडेंटिटी के साथ। 1 बाय 1 जरा ऑपरेशन करते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि जो नॉन हमारे पास है, जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको जीरो करने की हम कोशिश करते हैं। दूसरी चीज एक और कि अगर आपने रॉ से ऑपरेशंस को स्टार्ट किया तो एलिमेंट्री में आप केवल रॉ को ही यूज करेंगे, कॉलम का यूज नहीं कर सकते। और अगर आपने कॉलम से ही स्टार्ट कर दिया तो आप केवल कॉलम से ही ऑपरेशंस करेंगे, आप रॉ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वही हम काम करते हैं। बहुत ध्यान से, काम आसान है, काम मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आपका जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो अच्छे से स्ट्राइक कर जाए उसी टाइम पे। देखिए जरा हमारे पास पहला हमारे पास है 1 5 3 2 इज इक्वल्स टू a 1 0 0 1। आइडेंटिटी में यहां पे आपके पास 1 चाहिए, यहां पे 0 चाहिए, यहां पे 0, यहां पे 1। यही चीज आपको यहां पे लेके आनी है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको जरा 0 कर लेता हूं। मैं c से चल रहा हूं तो मैंने यहां पे क्या किया, c2 चेंजेस c2 माइनस 5c1। C2 को मैंने चेंज किया, ये चेंज का साइन होता है। C2 को मैंने चेंज किया कि C2 में से इसको 5 टाइम्स करने के बाद कर दिया मैंने माइनस। तो यहां पे C1 तो सेम टू सेम रहेगा। इसको 5 से किया, इसमें से कर दिया कितना 0, इसको 5 से किया 15, इसमें से माइनस किया, माइनस कितना आ गया ये 13 इज इक्वल टू। जो काम आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वही काम करना पड़ेगा आपको राइट हैंड साइड में। A एज इट इज 1 0 सेम टू सेम। इसको आपने किया 5, 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना पास आ गया 5। ये आपके पास क्या रहेगा, सेम टू सेम। क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ेगा। अब एक 0 आप लेके आ चुके हैं, यहां पे आपको 0 चाहिए तो क्या करेंगे, अब जरा हम कर देते हैं। अब मैं चेंज करता हूं C1 को, C1 चेंजेस C1 माइनस। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसको मैंने किया प्लस, C1 को हमने चेंज किया C1 प्लस क्या हमारे पास 3/13C2। जब मैं इस 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 3, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 0। काम आपका आसान। ठीक है, इसको मैंने क्या 0 से करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली आपका क्या बचेगा 1। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया C2 वाले को, C2 ये जो सेकेंड एलिमेंट है इसको करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू माइनस का 3/13, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3। आपने प्लस 3 के साथ कर दिया कितना ऐड 0, ये 0, ये आपके पास कितना माइनस का 13 इज इक्वल्स टू A हमारे पास एज इट इज। अब वही काम आपको यहां भी करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/15 के साथ तो कितना आपके पास आएगा माइनस का 15/13, और वो आपको ऐड करना है किसके साथ, 1 के साथ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस का 15/13। इसको हम करेंगे तो यही सेम टू सेम रहेगा, 1 के साथ 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास वही आएगा 3/13। ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगे एज यूजुअल, चूंकि हमने C2 में कुछ काम किया ही नहीं है। अब आपके पास काम आसान हो गए। क्या हो गया, जरा इसको मैं दोबारा लिख दूं, ये 1, ये हो गया आपके पास कितना माइनस का 2/13 माइनस का 5 3/13 और 1। ये आपके पास कितना 1 0 0 माइनस का 13।
सब कुछ सेम टू सेम आ गया, बस केवल आपको यहाँ पे 1 लेके आना है। तो हम इस बार क्या कर देते हैं, C2 को चेंज कर देते हैं। C2 चेंजेस क्या हमारे पास डिवाइड करना है माइनस के साथ, तो माइनस का 1 अपॉन में कितना आपके पास 30। तो ये हमारे पास होगा 1001 इज इक्वल टू में A। सबको इस वाले जो हमारे पास C2 है, C2 वाले को डिवाइड करना है, तो ये तो हमारे पास रह जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 13, 3 अपॉन में 13। C2 C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको जब मैं करूंगा ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन में 13। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस से किया था, और हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 13। ये है हमारे पास आंसर। ये जो निकल के आया है ये हमारे पास है इस मैट्रिक्स का इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन में अगर आप रॉ से स्टार्ट करते हैं, अगर आप इसको इन दोनों को लेकर चलते तो आपको इन्हीं दोनों के साथ करना होता है जितनी बार भी ऑपरेशन आप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। और अगर आप कॉलम के हिसाब से स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉलम के हिसाब से ही करना है, और आप किसी दूसरे तरीके से नहीं जा सकते। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स का जो रिमेनिंग टॉपिक बच गया था। वो क्या क्या बच गया था, इक्वलिटी, देन हमारे पास फॉर्मेशन, देन हमारे पास ट्रांसपोज, देन हमारे पास उसका पार्ट, सिमेट्रिक, स्क्यूसिमेट्रिक, और हमारे पास क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिससे हम क्या निकालते हैं इनवर्स। अब हमारे पास इसके अंदर में एक चीज और बच गई है जो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट बेसिकली हमारे पास क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन है वर्ड प्रॉब्लम को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो हम करते हैं इस तरीके से, मैट्रिक्स के तरीके से। वर्ड प्रॉब्लम नॉर्मल हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हमें कन्वर्ट करना होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में, ऑपरेशंस करके हमें निकालनी होती है कैलकुलेशंस, मल्टीप्लाई और एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हमारे पास होता है काम। वो पार्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे, पार्ट बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो तो बिना झिझक बिना संकोच इस मेल आईडी पे आप करेंगे मेल, और हम उसका निकालेंगे आंसर्स डिस्कस करके एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको कोई भी चीज ऐसी लग रही है जो छूट गई हो मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो प्लीज आप जरूर कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आ गया हो, समझ में आ गया, तो प्लीज आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, आप बस को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके। अभी जो सिचुएशन हमारे पास है इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इस सिचुएशन को ध्यान में रखें, दूसरे बच्चों की हेल्प के लिए इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद हम जो वीडियो को पोस्ट करेंगे वो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स के ऊपर में होगा, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, और हम उसके ऊपर में करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।